हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे और प्रिपरेशन को एकदम अच्छा रखिए और पूरा हम हेल्प कर रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन दिए उस क्वेश्चन को कीजिए, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन दिए उसको भी कीजिए। तो थर्ड जो चैप्टर है क्यूरियोसिटी साइंस का, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जाने थे डिजीज होता क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, फिर हम लोग जाने थे किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा डिजीज होता है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन और क्योर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजीज से हम लोग कैसे अपने आप को प्रिवेंट करेंगे और अगर डिजीज हो जाए तो उसका क्योर कैसे होगा। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, वैक्सीन क्या होता है, उस सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहला पॉइंट है आज का, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। डिजीज को कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, एक बहुत ही फेमस कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर से बेटर है प्रिवेंशन, इलाज से बेहतर है बचाव। इलाज तो होगा ही, लेकिन इलाज से पहले अगर हम बचाव कर लेते हैं तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो आपको पेन नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ अगर खराब होता है, कोई डिजीज लग जाता है, हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आपको पेन फील करना पड़ता है। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह फिर हॉस्पिटल घूमते रहिए, और आप ही नहीं घूमते हैं, आपके साथ साथ पूरा फैमिली घूमता है। लंबा समय लगता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, और सारा फैमिली उस पर्सन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए अच्छा है, क्योर से अच्छा है कि अगर हम उस डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर ले तो ये हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। तो क्लियर हो गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, क्योर से अच्छा है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें ताकि डिजीज नहीं हो। तो हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो आगे आपको हम बताएंगे। तो हम लोगों को जो प्रिवेंट करना है, दोनों तरह के डिजीज से प्रिवेंट करना है। कम्युनिकेबल डिजीज से भी अपने आप को सेफ रखना है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उससे भी अपने आप को सेफ रखना है। तो अपने आप को प्रिवेंट करने का मतलब है डिजीज फ्री रहना है, डिजीज के अटैक में नहीं आना है, सफर नहीं करना है। नहीं तो फिर वो वाला जो सफर हम लोग करते हैं वो काफी खतरनाक होता है, काफी पेनफुल होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, समय लॉस्ट होता है। और अगर आप कैरियर के स्टेज में हैं या स्टूडेंट्स हैं ना, और आपका एग्जाम होने वाला है, उस समय अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं, हेल्थ हमारा खराब हो जाता है, तो उस समय बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है यह किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, इम्यूनिटी आप बार बार नाम सुने होंगे, खास तौर पे जब कोई बीमार हो जाता है तब, या कोविड के समय इम्यूनिटी का नाम जो है बार बार आप सुनेंगे। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है उस समय आप सुने होंगे, जिसका इम्यूनिटी अच्छा था वो बीमार नहीं हुआ, उसको कोविड नहीं हुआ, और जिसका इम्यूनिटी अच्छा नहीं था वह कोविड के अटैक में आ गया। तो जनरली हम लोग सुनते हैं जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है वो जल्दी बीमार नहीं होता है, और जिसका इम्यूनिटी पावर पुअर होता है, वीक होता है, वो जल्दी बीमार हो जाता है। तो बहुत सारे पर्सन को देखिएगा बीमारी नहीं होगा, अब बहुत सारे लोगों को देखिएगा जैसे मौसम बदलेगा बीमार हो जाएगा, मतलब साल भर में 5 बार 6 बार 7 बार वो बीमार होगा। तो जो बीमारी हो रहा है इसका मतलब उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो आपका मजबूत नहीं है, और जो बीमार नहीं है इसका मतलब उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार नहीं होता है। तो इम्यूनिटी है क्या? तो बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस है, मतलब बॉडी का वह पावर, वह डिफेंस जो डिजीज से फाइट करता है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इम्यूनिटी जो है बॉडी का पावर हो गया ना, बॉडी का डिफेंस हो गया, जो डिजीज से क्या करता है, फाइट करता है। क्या करता है? फाइट करता है। अब ये इम्यूनिटी जो है इसको बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारा टिश्यू मिलकर काम करता है। कोई एक ऑर्गन जो होता है, ठीक है, इम्यूनिटी का काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं जो डिजीज से क्या करता है, लड़ता है। अगर कोई डिजीज आ रहा है तो पहले पहचानेगा ये डिजीज कैसा है, फिर दूसरा जो होगा वह केमिकल बनाएगा उसको मारने के लिए, और तीसरा जो होगा उसको क्या करेगा, मारेगा, और चौथा जो होगा वो याद कर लेगा कि यह जो दुश्मन है, यह जो जर्म्स आया है उसका कैसा शेप है, ये किस तरह का डिजीज लेके आता है।
इस तरीके से पूरा एक इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा जो उसको मारेगा भी ना, केमिकल भी बनाएगा, उसको पहचानेगा भी, और उसको फ्यूचर के लिए दिमाग में फिट भी कर लेगा कि अगली बार वो आएगा तो फिर उसको और जोरदार जवाब दिया जाएगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्लियर हो गया। ए स्पेशल डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी दैट रेसिस्ट इन्फेक्शन, वह स्पेशल सिस्टम जो इन्फेक्शन से, डिजीज से फाइट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। क्लियर है? तो इम्यूनिटी हो गया आपका पावर, और जो पावर को जो सिस्टम बना रहा है ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू मिलकर, वो पूरे ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह एक इंटरनल आर्मी की तरह काम करता है। जैसे किसी भी देश का जो आर्मी होता है, क्या होता है, पूरा बॉर्डर पर रेडी रहता है, कहीं से भी अटैक होगा उसका वो जवाब देता है। उसी तरह यह इंटरनल आर्मी की तरह काम करता है कौन, इम्यून सिस्टम। और कभी भी कोई जर्म्स आता है, कोई डिजीज आता है, कोई इन्फेक्शन आता है, तो उसको पहचानता है और उसके साथ वो क्या करता है, फाइट करता है। अब यह इम्यूनिटी आता कैसे है, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप कैसे होगा भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोविड के समय सारा लोग बूस्ट करने में लगा था, इम्यूनिटी पावर बूस्ट कैसे करें, तो सुनने में आया जो विटामिन सी लीजिए, तो बहुत लोग मेडिकल शॉप पे चला गया, विटामिन सी का कैप्सूल दीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट अप करना है। फिर समझाएगा नहीं, विटामिन सी के लिए आपको रो फ्रूट्स लेना पड़ेगा, आंवला लेना पड़ेगा, ऑरेंज लेना पड़ेगा, नींबू लेना पड़ेगा। तो विटामिन सी जो है उसका मेन सोर्स आपका है सिट्रिक फ्रूट्स, जो साउर फ्रूट्स है, लाइक लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ये सब जो फ्रूट्स है उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, और विटामिन सी के कारण ही इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। अब देखिए, किसी भी पर्सन में जो इम्यूनिटी आता है दो तरीके से, एक आता है नेचुरल इम्यूनिटी जो हम लोगों को अपने पेरेंट्स से मिला है। तो पेरेंट्स से जो हम लोगों को इम्यूनिटी मिला है दैट इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, या मदर्स मिल्क से मिला है। मदर्स मिल्क क्या होता है, बहुत ही वो स्ट्रांग होता है ना, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जिससे जो बेबी होता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए किसी मूवी में हम लोग नहीं सुनते हैं माँ का दूध पिया है तो आजा, बोलता है कि नहीं, क्योंकि माँ का जो दूध है ना, मदर्स मिल्क जो है वो काफी स्ट्रांग है, काफी उसमें न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है, इसीलिए हर फिल्म में ये डायलॉग मारा जाता है। ठीक है। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब नेचुरल इम्यूनिटी जितना मिलना था वो तो मिल गया, अब कुछ इम्यूनिटी हम लोग एक्वायर करते हैं अलग अलग तरीका से। एक तरीका होता है डाइट से, डाइट अच्छा लेके भी हम लोग अपना इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। एक नेचुरली होता है ना, बच्चा कोई स्ट्रांग है कोई वीक होता है, देखते हैं ना, तो वो नेचुरली हो गया, उसको स्ट्रांग किया जा सकता है ना, कैसे, डाइट के द्वारा। तो डाइट को अच्छा करके हम लोग इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है वैक्सीन द्वारा ना, वैक्सीन द्वारा भी हम अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर लेते हैं। तो वैक्सीन द्वारा कैसे करते हैं आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या हो गया, जो हमको पेरेंट्स से जो इम्यूनिटी मिला है ना, जो हमको जन्म से, बर्थ से ही हम लोगों को जो इम्यूनिटी पावर मिला है उसको हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम लोगों को वैक्सीन से, पास्ट इन्फेक्शन से ना, कुछ इन्फेक्शन हो गया आपको, तो इन्फेक्शन में क्या हुआ, बॉडी जो है उस जर्म से लड़ना सीख गया, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी पावर मिल गया। तो इन्फेक्शन से फाइट करने के बाद जो इम्यूनिटी पावर आया है, या वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी पावर आया है, या डाइट को लेकर इम्यूनिटी पावर जो आया है, यह आपका क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम एक्वायर किए, जो हम लोगों को बाय बर्थ नहीं मिला है, बाय पेरेंट्स नहीं मिला है। बाय पेरेंट्स मिलेगा नेचुरल, और जो एक्वायर्ड करेंगे बाय वैक्सीन या पास्ट इन्फेक्शन या डाइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब वैक्सीन होता क्या है और यह हम लोगों को इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करता है। देखिए, अभी जो भी डिजीज है, डेंजर हो खास तौर पे, उसके लिए हमेशा कोशिश किया जाता है जो वैक्सीन उसका बना दिया जाए। जैसे पोलियो याद कीजिए, पोलियो जो है बहुत ही डेंजर डिजीज था, जो अब लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया ड्यू टू वैक्सीन। टीबी खत्म हो गया, इजी उसका डायग्नोसिस हो गया ड्यू टू वैक्सीन। चिकन पॉक्स लगभग खत्म हो गया, चिकन पॉक्स से लोग मर भी जाते थे, टीबी से लोग मर जाते थे, ये सब खत्म हो गया
ड्यू टू वैक्सीन। कोविड में देखिए, कोविड जब आया था पूरा तहलका मच गया था, जैसे जैसे उसका वैक्सीन तैयार हुआ लोग क्या हुए, रिलीफ हो गए, सेफ हो गए। तो वैक्सीन एक मेजर रोल अदा करता है डिजीज से बचने के लिए। तो वैक्सीन जो है आपका वह मेडिसिन हो गया, वह ड्रग्स हो गया जो हम लोगों को डिजीज से बचाता है, मतलब डिजीज फ्री रखता है, उस डिजीज से बचाता है जिसका आप वैक्सीन लिए हैं। टीबी का वैक्सीन लीजिएगा तो टीबी वाला डिजीज से बचाएगा, पोलियो का वैक्सीन लीजिएगा तो पोलियो वाला वैक्सीन से बचाएगा। इसीलिए पूरा एक सीरीज हम लोग लेते हैं। बच्चा का जैसे ही बर्थ होता है ना, बढ़ते जाता है और समय समय पर उसको टीका जो वैक्सीन है लगते जाता है। जब जन्म लेगा तो 2-3 दिन के अंदर बीसीजी ये सब टीका लग जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, फिर 1 ईयर, 5 ईयर्स, इस तरीके से उसको पीरियोडिकली उसको वैक्सीन दिया जाता है टाइम टू टाइम। अब हम लोग बात करेंगे वैक्सीन काम कैसे करता है। तो ये तो क्लियर हो गया, वैक्सीन हम लोगों को डिजीज से, इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो याद रखिएगा, वैक्सीन जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दीजिए वैक्सीन कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। वैक्सीन में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जाएगा। सपोज आपको पोलियो का वैक्सीन देना है, तो आपको क्या देना है? पोलियो का वैक्सीन देना है। तो पोलियो वैक्सीन में याद रखिएगा, इसमें जो होगा पोलियो वायरस होगा। कौन वायरस होगा? पोलियो वायरस। अब आप घबराइएगा, अरे पोलियो का वैक्सीन में भी पोलियो वायरस दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो वैक्सीन में हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जर्म्स हम लोग देते हैं वो काफी इनएक्टिव होता है, काफी वीक होता है, ठीक है, एक्टिव नहीं रखते। एक्टिव रखेंगे तो फिर उसका पोलियो हो जाएगा, टीबी का वैक्सीन देंगे तो टीबी हो जाएगा। तो किसी भी वैक्सीन में जो जर्म्स हम लोग रखते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, काफी वो इनएक्टिव होता है, वीक होता है और कुछ केस में तो डेड होता है, ठीक है। तो वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं? काफी वीक या इनएक्टिव या डेड जर्म्स को रखते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो ये हो गया वैक्सीन। इसके अंदर मान लीजिए पोलियो का वायरस है, डेड है, वीक है या इनएक्टिव है, उसके हिसाब से हम लोग रखते हैं जिस तरह का वैक्सीन बनाते हैं। ये जैसे ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो देखता है कि कौन भाई आया है, पहले उसको पहचानता है, तब वो पहचान लेता है अच्छा ये पोलियो का वायरस है। फिर दूसरा जो है आपका, वह क्या करता है? केमिकल बनाता है इसको मारने के लिए। और तीसरा जो होता है वो उसको मार देता है। और चौथा जो टिश्यू होता है वह याद कर लेता है ये कौन सा जर्म्स है, ये कौन सा इन्फेक्शन है और इसको कैसे मारा गया। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपको एक्चुअल पोलियो का वायरस इंटर किया, एक्चुअल जो ताकतवर है, तो उस पोलियो वायरस को मारना तो बॉडी हमारा सीख गया है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम समझ गया है कि उसको कैसे मारना है। तो जब एक्चुअल में पोलियो वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो उसको मारने के लिए जो केमिकल है उसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मारना हमारा बॉडी सीख चुका है। तो जैसे ही पोलियो का वायरस इंटर करेगा तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानेगा और बोलेगा अच्छा ये पहली बार नहीं आया है, दोबारा आया है, इससे पहले ये आ चुका है, और उसको क्या करेगा? फिनिश कर देगा, मार देगा। इसीलिए वैक्सीन हम लोग जरूर लेते हैं और लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोगों का जो बॉडी होता है वो डिजीज फ्री रहता है। अब डिजीज फ्री मतलब कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डिजीज होते रहता है। तो इस तरीके से जो वैक्सीन है वो काम करता है, ठीक है। तो वैक्सीन हेल्प अस टू फाइट डिजीज बिफोर दे इन्फेक्ट अस। डिजीज के इन्फेक्शन से पहले ही वैक्सीन अपना काम शुरू कर देता है, उस इन्फेक्शन से ये लड़ना स्टार्ट कर देता है, उससे फाइट करता है। दे ट्रेन, वैक्सीन जो होता है हमारे बॉडी को ट्रेन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है कि उस जर्म से, उस माइक्रोब से कैसे फाइट करना है। अब वैक्सीन देखिए, वैक्सीन बता दिया आपको, वैक्सीन में जो जर्म्स होगा, जो माइक्रोब्स होगा, वो आपका वीक हो सकता है या डेड हो सकता है, ठीक है, समझ गए। सो द बॉडी कैन फाइट विदाउट रियल इलनेस। अब अगर एक्टिव दे देंगे तो खुद बीमार हो जाएंगे। पोलियो से बचना है पोलियो हो जाएगा, टीबी से बचना है टीबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग जर्म्स लेंगे वो क्या लेंगे? डेड लेंगे और वीक लेते हैं, क्योंकि बॉडी को हमको केवल समझा देना है कि इस तरह का जर्म्स आएगा तो उससे कैसे फाइट करना है।
दूसरा इनएक्टिव पार्ट्स, बहुत सारे केस में हम लोग क्या करते हैं, जर्म्स को नहीं भेजते हैं, जर्म्स का कुछ पार्ट्स को वैक्सीन में डाल देते हैं, उसका कुछ टॉक्सिक जो लिक्विड है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसका कुछ पार्ट्स होगा प्रोटीन, उसका यूज कर लेते हैं। जैसे प्रोटीन या टॉक्सिन का हम लोग यूज करते हैं, जैसे टेटनस में हम लोग किसका यूज करते हैं, टॉक्सिन का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो टेटनस में जो जर्म्स होता है उसका पूरा पार्ट्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसका टॉक्सिन या प्रोटीन वाला पार्ट्स यूज कर लेते हैं। अब एक तीसरा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा भी वैक्सीन होता है जिसमें जर्म्स नहीं होता है। अभी जो भी हम लोग देखें और जितना हम लोग लगभग यूज करते हैं उस सभी में वैक्सीन में जर्म्स होता है, बट ये जो वैक्सीन है जो कोविड के समय बना था, mRNA और मॉडर्न वैक्सीन, इसमें जर्म्स नहीं होता है। तो बोलेगा इसमें क्या होता है, तो इसमें ऐसा केमिकल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा तो सेल को वह टीच करेगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा जे कोरोना वायरस से आपको कैसे फाइट करना है। तो एक ऐसा वैक्सीन होता है जो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो ट्रेंड करता है, टीच करता है जे उसको कोविड के वायरस से कैसे फाइट करना है। और यह स्पेशल टाइप का वैक्सीन होता है जिसमें जर्म्स का यूज नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो टेटनस वैक्सीन में बता दिए, इसमें आपको इनएक्टिव टॉक्सिन रखा जाता है, पूरा जर्म्स का पार्ट नहीं रखा जाता, एक सिंगल पार्ट उसका टॉक्सिन रखा जाता है, ठीक है। और यह क्या करता है, और यह बॉडी को फाइट करना सिखा देता है, किससे, टेटनस से। अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं एडवर्ड जेनर। तो पहले के समय तो वैक्सीन था नहीं, बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे देखिए वैक्सीन जो है बढ़ते जा रहा है ना। अभी रिसर्च चल रहा है कैंसर का वैक्सीन ना, ये सब का वैक्सीन अगर आ जाएगा तो ये जो बहुत ही खतरनाक जो डिजीज है उस पर काबू आसानी से पाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पोलियो पर हम लोग कर लिए, ट्यूबरकुलोसिस पे कर लिए, चिकन पॉक्स पे कर लिए ना, ये सब काफी आसान हो जाएगा। तो पहला जो वैक्सीन बना था, ठीक है, किसके लिए बना था, तो याद रखिएगा चिकन पॉक्स के लिए। तो पहला जो वैक्सीन बना था किस डिजीज के लिए, चिकन पॉक्स के लिए। चिकन नाम सुन के, ठीक है, चिकन वाला दिमाग से निकाल दीजिएगा, बोला चिकन नहीं है, चिकन पॉक्स। तो जो हम लोगों को चेचक होता था, अभी भी बहुत सारे लोगों को होता है, पहले का चेचक को देखिएगा काफी बड़ा होता था और पूरा मुंह में, फेस में पूरा गड्ढा कर देता था, आदमी मर जाता था। लेकिन अभी के समय में बहुत कम लोगों को बड़ा होता है, काफी लोगों को इतना छोटा छोटा होगा, लगेगा जो गमौरी हुआ है, कोई दाना निकला है, और वो क्या रहता है, चिकन पॉक्स रहता है। तो पहला जो वैक्सीन बना था किसके लिए बना था, चिकन पॉक्स के लिए बना था। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था, याद रखिएगा। अब कैसे बनाया, तो उन्होंने देखा गाय पालने वाले लोगों को काउ पॉक्स होता था। काउ पॉक्स क्या है, तो जिस तरह चिकन पॉक्स ह्यूमन में होता है उसी तरह जो काउ हो गया ना, उसमें पॉक्स होता है, उसको हम लोग काउ पॉक्स बोलते हैं। तो जो लोग काउ को पालते थे, काउ को अगर काउ पॉक्स हो गया तो उससे उनको भी काउ पॉक्स हो जाता था। लेकिन जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता था फिर उसको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होता था। तो एडवर्ड जेनर ने समझा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने क्या किया, जो काउ पॉक्स जिस काउ को हुआ था, काउ पॉक्स जिस काउ को हुआ था उसका पॉक्स को निकाला, समझे, उसका पॉक्स को निकाला, पॉक्स को निकालकर एक बच्चा में क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। पॉक्स समझता है ना, जख्म से जो निकलता है, ठीक है, जो लिक्विड निकलता है उसको पॉक्स बोलते हैं, उसको डाल दिया। फिर देखा उस बच्चा को कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। तो उनका क्लियर हो गया अगर किसी को काउ पॉक्स होता है तो उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके यह समझ लिया कि काउ पॉक्स होता है तो उसके बॉडी के अंदर काउ पॉक्स से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप हो जाता है। वह इम्यूनिटी सिस्टम जान जाता है काउ पॉक्स से कैसे लड़ना है, और काउ पॉक्स की तरह कौन है, चिकन पॉक्स है। तो जैसे ही चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन उसको लगेगा, जर्म्स उसका अंदर जाएगा, तो वह चिकन पॉक्स का जो जर्म्स है उसको आसानी से वो फाइट कर लेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी सीख चुका है किससे फाइट करना, काउ पॉक्स से फाइट करना। इसीलिए जिसको काउ पॉक्स होता था उसको चिकन पॉक्स नहीं होता है। और यह भी कहा जाता है जिसको चिकन पॉक्स एक बार हो जाएगा उसको
दोबारा नहीं होगा। तो ज्यादातर केस में दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है। तो क्लियर है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जेनर इंजेक्टेड काउ पॉक्स पल्स इनटू ए बॉय, लेटर एक्सपोज्ड हिम टू स्मॉल पॉक्स, द बॉय डिड नॉट फॉल सिक। एक बार उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स का जो पस था उसको बॉय में डाल दिया और फ्यूचर में देखा जो उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और वो लड़का जो है वो कभी भी स्मॉल पॉक्स के कारण बीमार नहीं हुआ। तो पहला वैक्सीन तैयार हो गया किसके लिए, चिकन पॉक्स के लिए 1796 में। और जैसे ही वैक्सीन बना तो ये जो स्मॉल पॉक्स का जो डर था, जो फियर था, वो समाप्त हो गया। अब लोग नहीं घबराता है क्योंकि इससे अब डेथ नहीं होता है और बहुत कम लोगों को होता है। पहले एक बार जब आता था पूरा गांव में मतलब पूरा गांव के लोगों का हो जाता था, समझे। और 500 1000 का अगर संख्या है 10-20 तो ऐसे ही निपट जाते थे। मोहल्ला में आता था, पूरा घर में एक आदमी को हुआ सबको हो जाता था, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल डिजीज था। तो वैक्सीन का भैया बहुत सारा बेनिफिट्स हो गया। तो वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्रिएटिव, याद रखिएगा। अगर चिकन पॉक्स हो गया तो फिर वैक्सीन काम नहीं करेगा। वैक्सीन कब काम करेगा, डिजीज से पहले। तो वैक्सीन पहले लगाना है, बाद में नहीं। तो वैक्सीन जो होगा प्रिवेंटिव का काम करता है या क्यूरेटिव का काम नहीं करता है, या बचाव का काम करता है या इलाज का काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यह वैक्सीन किस तरह हम लोगों को बेनिफिट करता है, बहुत सारा तरीका हो गया। यह जो है डेडली जो डिजीज है उससे यह प्रिवेंट करता है। इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है ना उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। और मिलियंस ऑफ लाइफ को यह सेव करता है। वैक्सीन आर टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। और वैक्सीन को जब लाया जाता है मार्केट में तो उससे पहले उसको टेस्ट कर लिया जाता है वो कितना सेफ्टी है और कितना वो इफेक्टिव है। कोई भी वैक्सीन लाए चला दिए, जैसे कोविड के समय में जल्दी जल्दी वैक्सीन लाने के चक्कर में कोई कुछ भी ला रहा था और बाद में पता चल गया कि इसका ये साइड इफेक्ट है ना। उस समय जरूरत था, बट जरूरत है लेकिन ऐसा ना वैक्सीन ला दीजिए जो उसका साइड इफेक्ट ज्यादा हो ना। कोई इस बीमारी से ठीक हुआ, कोविड से बच गया, पता चला वो वैक्सीन से मर गया। तो इसीलिए वैक्सीन पे खास ध्यान रखा जाता है। और बेबी का जैसे बर्थ होता है वहां से उसका एक जीवन स्टार्ट होता है वैक्सीन वाला ना। जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे वैक्सीन वो लेते जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे जो डिजीज है, ठीक है, वो कम स्प्रेड होगा और जो कम्युनिटी होगा वो क्या होगा, सेफ रहेगा। तो हम लोगों का जो रोल है इंडिया का वो भी बहुत बड़ा था। कोविड के समय हम लोगों ने लार्ज स्केल पे कोविड के लिए वैक्सीन बनाया और यहाँ का जनसंख्या तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, यहाँ का पॉपुलेशन को तो मिला ही, उसके साथ साथ जो हमारे नेबरहुड जो कंट्री है उन लोगों को भी हम लोग सप्लाई किए हैं। ठीक है, हम लोग तो दुश्मन को भी हेल्प करते हैं। चलिए अगला है साइंटिस्ट स्पॉटलाइट डॉक्टर महाराज कृष्णन भान। तो महाराज कृष्णन भान जो है ये डेवलप किए थे कौन वैक्सीन, रोटो वायरस वैक्सीन, याद रखिएगा। ठीक है, यह किसे सेव करता है, डायरिया से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरिया के लिए कौन वैक्सीन है, रोटो वायरस वैक्सीन, क्योंकि इसी वायरस के कारण यह डायरिया होता है। क्लियर है। और इसको डेवलप किसने किया था, महाराज कृष्ण भान ने, जो इंडियन थे। डायरिया क्या होता है समझता है ना, डायरिया याद रखिएगा, मुंह और पेट चलना, वोमिटिंग होना, ठीक है, और पोटी बार बार होना, डिहाइड्रेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरिया। अब हम लोग वैक्सीन जान गए। अब अगर डिजीज हो जाता है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब किसी पर्सन को डिजीज हो जाता है तो उसका पहले चेकअप किया जाता है। चेकअप करने के बाद जो डिजीज आता है उसका एक डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे डिजीज में काफी लंबा समय लगता है, डायग्नोसिस में काफी समय लगता है और उसमें प्रॉपर केयर करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, जिसमें 3 मंथ से अधिक समय लगता है। लेकिन अधिकतर जो डिजीज होते हैं 3 मंथ से पहले ही वो ठीक हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्रोनिक डिजीज नहीं बोलते हैं। तो अब अगर डिजीज हो जाता है तो उसका अलग तरीके से डायग्नोसिस होगा, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग ड्रग्स दिया जाता है। बट एक मेडिसिन जो है बहुत ही कॉमन है जिसका नाम है एंटीबायोटिक।
क्या नाम है, एंटीबायोटिक। कहीं पे भी चले जाइए, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, पेन हो, कुछ भी हो, एंटीबायोटिक मिल ही जाता है। और जो डॉक्टर जानकार नहीं होते हैं, छोला छाप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तुरंत एंटीबायोटिक दे देंगे। दवा दुकानदार के पास जाइएगा, मांगेगा, तुरंत आपको एंटीबायोटिक दे देगा। कफ होता हो, फीवर होता हो, कुछ भी होता हो, वो जानते ही नहीं है एंटीबायोटिक होता क्या है, और हम लोग भी समझते नहीं है। बिना एंटीबायोटिक का लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर्स हम लोगों को मेडिसिन देते हैं जो डिजीज से क्या करता है, फाइट करता है, डिजीज को ठीक करता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, तो देखिए एंटीबायोटिक्स में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो वैक्सीन भी किससे बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसी तरह एंटीबायोटिक जो है यह भी बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें खास तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी से बनता है, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है, नाम ही है एंटीबायोटिक्स, मतलब यह एक ऐसा मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या बैक्टीरिया को मार देता है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर दे, उसको किल कर दे, वैसे ड्रग्स या मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्लियर है, एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया का दुश्मन। और ये किसे बनता है, बैक्टीरिया से, और कुछ जो है फंगी से भी बनता है। तो क्लियर हो गया, यह स्पेशल मेडिसिन होता है, बहुत कॉमन मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया को किल करेगा और उसका जो रिप्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देगा, उसके ग्रोथ को रोक देता है। अब एंटीबायोटिक्स किसको रोक रहा है, बैक्टीरिया को। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया के अलावा बाकी किसी जर्म्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वायरल फीवर हो जाए, एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा, ठीक है। सर्दी खांसी हो जाए, नहीं काम करेगा। फ्लू हो जाए, नहीं काम करेगा। कोविड हो जाए, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो एंटीबायोटिक कब काम करेगा, जब आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तब। तो याद रखिएगा, वायरस से रिलेटेड कोई इंफेक्शन हो तो काम नहीं करेगा। प्रोटोजुआ से रिलेटेड कोई डिजीज हो लाइक मलेरिया तो काम नहीं करेगा। डेंगू हो जाए, काम नहीं करेगा। ओनली काम करेगा कब, जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तब। पहला जो एंटीबायोटिक बना था उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। किससे बना था, एक प्लांट है, याद रखिएगा, मतलब फंगी। किससे बना था, फंगी। उस फंगी का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से बना था कौन, पहला एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। किसने बनाया था, नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। किससे बनाया, फंगी से बनाया। उस फंगी का नाम क्या था, पेनिसिलियम। ये प्लांट्स होता है, ठीक है, फंगी याद रखिएगा प्लांट्स होता है। तो ब्रेड पर जो भुवरी आपको दिखता है ना, व्हाइट व्हाइट, वही आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउल्ड। और उस माउल्ड का स्पेशल नाम है पेनिसिलियम। क्या नाम है, पेनिसिलियम, ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक समझ गया, पेनिसिलियम। ठीक है, तो एक छोटा सा कहानी है, एक डिश लिए थे और उस डिश में बैक्टीरिया था, ठीक है। कुछ दिन बाद आके देखते हैं तो वहां पे फंगी आ गया है। क्या आ गया, फंगी। क्या आ गया, फंगी। और जहां जहां फंगी आया था वहां बैक्टीरिया अपने आप गायब हो गया। तो समझ गए कि बैक्टीरिया जो है फंगी से भाग रहा है, मतलब फंगी उसका दुश्मन है। और इस तरह वो पहला एंटीबायोटिक बना दिए। अब एक अगला चीज है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ये बहुत इंपोर्टेंट है और आपको जल्दी समझ में नहीं आता, इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस मतलब हो गया रेसिस्ट करेगा, मतलब एंटीबायोटिक दीजिएगा फिर भी काम नहीं करेगा। तो होता क्या है, जब हम बैक्टीरियल इंफेक्शन हम लोगों को नहीं लगा हो, वायरल इंफेक्शन लगा हो, और बार बार हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक पहला लॉस होता है हमारे बॉडी में। क्या है भैया, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में क्या है, बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, जो फूड को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, विटामिन B12 को बनाने में हेल्प करता है। अब आप एक्स्ट्रा अगर ले लेते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं एंटीबायोटिक बिना मतलब का, तो वो सारे बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करना स्टार्ट करेगा।
जिसे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, B12 नहीं बनेगा, कितना प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको डिजीज है, ठीक है, आप एंटीबायोटिक ले लिए, बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो बार बार एंटीबायोटिक लेने से होता क्या है, एक बार एंटीबायोटिक दिए, 100 को मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो एक दो बैक्टीरिया तो बच जाएगा, टोटल बैक्टीरिया तो मरेगा नहीं, 2 बैक्टीरिया बच गया, मतलब उसका पावर अब बढ़ गया, क्योंकि उस एंटीबायोटिक से मरा नहीं है। अब अगली बार एंटीबायोटिक दीजिएगा, फिर उससे कुछ बैक्टीरिया मरेगा और कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, बच जाएगा, और ये जो बच गया बैक्टीरिया, जो पावरफुल हो गया, वो दूसरे बैक्टीरिया को भी टीच करेगा जो ऐसे तुम पावरफुल हो जाओ, और वो अपना नंबर्स बढ़ा लेगा रिप्रोडक्शन के द्वारा, टीचिंग के द्वारा। अब जैसे ही अगली बार आप एंटीबायोटिक लीजिएगा, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी, तो अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका अब एंटीबायोटिक जो है उसको बॉडी क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, मतलब बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्ट करेगा। समझ गए? तो याद रखिएगा, समटाइम्स बैक्टीरिया चेंजेस एंड स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स। अगर आप ओवरडोज लेते हैं एंटीबायोटिक्स का, बार बार लेते हैं, तो एक समय आएगा जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। मतलब जो बैक्टीरिया है अब उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कॉज क्या है, तो अधिक आप ले लिए एंटीबायोटिक्स, या रॉन्ग यूज कर लिए, बिना डॉक्टर के एडवाइस से ही लगातार आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं। एंटीबायोटिक जो है बैड बैक्टीरिया को तो मारता ही है, उसके साथ जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी किल कर दिया, जो हमारे स्टोमक में है, इंटेस्टाइन में है। अब इसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एंटीबायोटिक देंगे फिर भी असर नहीं करेगा, और जो बीमारी है ना वो लास्ट हो जाएगा, लंबा चलेगा। रिस्क ऑफ डेथ इंक्रीजेज, और डेथ का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, याद रखिएगा। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अगर 1% को हो गया, मतलब एंटीबायोटिक का असर उस पर नहीं पड़ रहा है, तो ये कम्युनिकेबल भी होता है, फूड चेन के माध्यम से ये स्प्रेड होता है, या हॉस्पिटल के थ्रू ये स्प्रेड होता है। कोई पर्सन को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया, वो हॉस्पिटल में गया, उसके थ्रू जो है वो क्या होता है, कम्युनिकेट कर जाता है, ठीक है। तो 1% टू अनदर पर्सन ये फैलता है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक हम लोग एनिमल को भी देते हैं, फिर उसका मीट खा रहे हैं, उससे भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो स्प्रेड होता है। तो हाउ डज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्प्रेड, ए पर्सन टेक्स एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन स्प्रेड टू अदर्स। कैसे स्प्रेड करेगा, फूड चेन के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा यह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज बता दी है कैसे बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो जाता है। तो कैसे हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। सही बात है ना, सही बात है। तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका फ्रेंड्स लोग भी अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लें। चलिए, तो एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। और जो एंटीबायोटिक का कोर्स है कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कीजिए। सेल्फ मेडिकेट हम लोग क्या करते हैं, खुद का डॉक्टर खुद हो जाते हैं, तो वैसे काम नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आपको एनिमल को नहीं देना है, ठीक है, बिना मेडिकल नीड के। मेंटेन हाइजीन, जो सभी बीमारी में जरूरी होता है। वॉश हैंड्स, कीप सराउंडिंग क्लीन। अवॉइड डिमांडिंग एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो झूठ मूठ के एंटीबायोटिक नहीं लेना है। तो ये हो गया कम्युनिकेबल। उसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी हम लोग अपने आप को सेफ कर सकते हैं, ठीक है, मेडिकेशन के द्वारा, लाइफ स्टाइल को चेंज करके, रिहेबिलिटेशन द्वारा, ये सारे प्रोसेस करके हम लोग अपने आप को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उससे भी हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। एक तो हाइजीन रहना ही है, क्लीन एंड हाइजीन। दूसरा, अच्छा डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके हम लोग अपने आप को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी बचा सकते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड जो चैप्टर है हेल्थ। फ्रेंड्स पूरे चैप्टर्स को हम लोग 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो जो थर्ड चैप्टर है आपका हेल्थ वाला, वो सारा पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप बिना शर्माए, बिना हेजिटेशन के जरूर लिखिएगा। जो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको डाउट्स क्या है, उस डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा ना। दूसरा चीज हम स्टार्ट कर दिए हैं वहां पे क्यूज भी आप खेल सकते हैं, और डेली आपको 5 to 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको मिलेंगे। वहां से आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।